हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम इस क्लास में। और आज हम जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का क्लास 12 का, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसके जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल charge sphere having charges 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in air। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, दो चार्जेस हैं। तो हम ऐसे बना लेते हैं, एक चार्ज ये है और इसकी वैल्यू है 2 into 10 to the power minus 7 coulomb, और एक दूसरा चार्ज है ये और इसका वैल्यू दिया है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। इनके बीच का जो सेपरेशन है ये है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो है एयर में रखे हुए हैं, तो आपको बताना है इनके बीच में कितना फोर्स है। तो हम सीधे कूलम्स लॉ का एप्लीकेशन करते हैं यहाँ पे। तो ये जो चार्ज है इसको आप मान लेंगे, लेट्स से इट इज Q1 इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। Q2 आप ले लेंगे ये वाला चार्ज 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है R है 30 सेंटीमीटर। देखिए अब ये 30 सेंटीमीटर ये ऐसा यूनिट नहीं है, तो हमको पहले से ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा 0.3 मीटर। तो इस तरीके से 0.3 मीटर हो रहा है। अब जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये वाला लगेगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आप लगाएंगे यहाँ पे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की तो वैल्यू फिक्स्ड है और इसकी वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और Q1 है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, Q2 है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, और R का स्क्वायर यानी 0.3 का स्क्वायर, 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो 0.09 हो जाएगा। और आप 0.09 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ऐसे भी करके लिख सकते हैं। तो देखिए अब बहुत ही सिंपल है, 9 से 9 कट गया और ये 10 की पावर माइनस 2 है, ऊपर जाके ये प्लस 2 हो जाएगी। अब 10 की पावर से आप देख लें, देखिए ये ऊपर बजिएगा 2 3 जा 6, देन 10 की पावर देखिए माइनस 7 ये क्या हो जाएगा माइनस 14, ये 2 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो माइनस 12 बचा, एंड 9 माइनस 12 माइनस 3, तो सिंपली केवल बचेगा 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन। तो देखिए अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे और इसमें दिया क्या है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रो कूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ माइनस 0.8 माइक्रो कूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। तो ये इंफॉर्मेशन हमको दी है। तो यहाँ पे देखो चार्ज है, इसको हम बना लेते हैं 0.4 माइक्रो कूलम, और दूसरा चार्ज है माइनस 0.8 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो ये फर्स्ट चार्ज है और ये सेकंड चार्ज है। अब इसमें ये बोला है फर्स्ट चार्ज पे जो फोर्स है सेकंड चार्ज की वजह से, ये जो चार्ज है इसको अट्रैक्ट कर रहा है, और वो कितनी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, 0.2 न्यूटन की फोर्स से ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसे हम कहेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। अब इसमें पूछा है, देखिए दो पार्ट में है ये क्वेश्चन, आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट ए में आपको क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर। ये जो दो चार्ज है इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, इसको हमने मान लिया r। तो पहले तो आपको निकालना है r। फिर दूसरा जो पार्ट में क्या बोला है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू 1, यानी ये देखिए ये सेकंड स्फीयर फर्स्ट स्फीयर पे फोर्स लगा रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव चार्ज है। वैसे ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, तो सेकंड स्फीयर पे इसकी वजह से फोर्स लगेगा और उसको हम कहेंगे फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू 1। और कूलम्स लॉ में हम पढ़ चुके हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, यानी F12 यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 विल बी इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और दिस विल बी इक्वल टू 0.2 न्यूटन। यानी बी वाले पार्ट का तो आंसर आ गया कि सेकंड स्पेयर पे जो फोर्स लग रहा होगा उतना ही लग रहा होगा जितना फर्स्ट स्पेयर पे लग रहा है, दैट इज 0.2 न्यूटन। अब रही बात इनके बीच का डिस्टेंस यानी r की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो हम सीधे कूलम्स लॉ का एप्लीकेशन करते हैं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। F इज ऑलरेडी गिवन, F दिया हुआ है 0.2
1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ हो जाएगी। और जो Q1 Q2 ये दिया हुआ है तो 0.4, देखिए माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, तो यहाँ हम लिखेंगे 4 × 10⁻⁻6, वैसे ही 0.8 × 10⁻⁻6। यहाँ पे देखिए -0.8 है, लेकिन हम यहाँ माइनस नहीं लिख रहे हैं क्योंकि अभी हम केवल मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं, अभी डायरेक्शन से हमें मतलब नहीं है, केवल हमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, इसलिए यहाँ इसको हम कर रहे हैं। डिवाइड में आप r² रखेंगे, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यही चीज़ क्या हो जाएगा, ये r² इधर आ जाएगा और ये 0.2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, 0.2 और ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 2। अब कुछ नहीं, बस सबको आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो r² देखो यहाँ क्या बचा, नंबर कौन कौन से, 9 एंड 0.8, बस यही बचा है, ठीक है 9, अच्छा ये भी बचा 9, इसको लिख लो नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, 9 × 2 × 0.8 बचा है, और 10 की पावर देखिए क्या बची है, 9 -6 -12 हो गया, तो 9 - 12 हो गया सिंपली -3, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसको आप मल्टीप्लाई करो, r² विल बी इक्वल टू कितना हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये 0.8 है ना, इसको एक्चुअली थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 9 को हम 3 × 3 लिख दें, 3 × 3 फिर 2, 0.8 को हम लिख सकते हैं 8 × 10⁻⁻1, फिर 10⁻³ ऑलरेडी है, तो ये 3 × 3 × 2, 8 को लिख दिया आपने 2 × 2 × 2, और ये 10⁻⁻4 हो गया। तो अब ये क्या हो गया, देखो इसको आप लिख सकते हैं 3² और इसको आप क्या लिख सकते हैं 4² 10⁻⁻4, और सिंपली इसको 12² × 10⁻⁻4 लिख सकते हैं। देखिए मैंने इसको ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे r² है, अब इसका स्क्वायर रूट लेना इजी हो जाएगा, तो r की वैल्यू सिंपली हो जाएगी √12² × 10⁻⁻4। अब इनका आप स्क्वायर रूट लोगे तो 12 × 10⁻⁻2 आ गया, तो r विल बी इक्वल टू 0.12 मीटर। इस तरीके से r की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो एक बार देखें क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा क्या है, चेक द रेशियो ke² GME/MP इज डायमेंशनलेस। तो यहाँ पे देखिए आपको एक एक्सप्रेशन दिया है, यहाँ पे एक वैल्यू है ke² डिवाइडेड बाय GME × MP, ये एक आपको दिया हुआ है, और ये पूछा है क्या ये जो टर्म है ना, दिस इज अ डायमेंशनलेस, क्या ये डायमेंशनलेस है, ये आपको पता करना है। साथ ही साथ लुक अप द टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, तो इसकी वैल्यू भी आपको निकालना है इस रेशियो का, और उसके बाद बताना है व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाइज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 चीज निकालना है। सबसे पहले तो ये आप चेक करना है क्या ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पे G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, Me का मतलब हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, MP का मतलब हो गया मास ऑफ प्रोटॉन, और ये E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए भी यूज करते हैं और E चार्ज ऑफ प्रोटॉन के लिए भी यूज करते हैं, बिकॉज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर बोथ सेम। और जो K है यहाँ पे 1/4πε0 वाला जो कांस्टेंट है वो K है। तो इनका रेशियो जो है डायमेंशनलेस होगा कि नहीं, ये हमें चेक करना है। तो देखिए अब हम इसको कैसे चेक करें, तो यहाँ पे जो बात हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात हो रही है। तो मान लेते हैं ये है इलेक्ट्रॉन, इसका नेगेटिव चार्ज है, इसका चार्ज है E, और ये है प्रोटॉन, इसका पॉजिटिव चार्ज है, और ये भी है E। इनके बीच का अगर सेपरेशन हम मान लें R, अगर इनके बीच का हम सेपरेशन मान लें R, तो देखिए अब क्या होगा, यदि हम इसका टर्म में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दें R से, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, K E × E स्क्वायर को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय R लिख रहा हूँ R², और इसको GME × MP ऐसे लिख लो, और डिवाइडेड बाय R²। ठीक है, तो यदि हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को R² से डिवाइड कर दिया, तो देखिए ये क्या बन गया अब ये है K Q1 Q2 अपॉन R²।
तो ये क्या हो गया, ये दो चार्ज के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन गया। तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन हो जाएगी इस टर्म वाले की यूनिट। तो इसकी ये फोर्स बन गया, ये या इसको ऐसे लिख लो, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन गया। और नीचे क्या दिया है, G m1 इसका मास फिर m2 इसका मास डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला बन गया। तो आप इसको Fg लिख दो, ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसकी भी यूनिट न्यूटन है, इसकी भी यूनिट न्यूटन है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। ठीक है, तो ये यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, ये इस तरह का एक टर्म बन जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट चीज आ गया कि इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ये डायमेंशनलेस है। अब दूसरी बात है इसकी आपको वैल्यू, ठीक है, वैल्यू इस रेशियो की निकालना है। तो देखिए के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। अब ये देखिए ये सारे टर्म जो है कांस्टेंट है। के की वैल्यू आप जानते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और इसका होल स्क्वायर करना है। डिनोमिनेटर में जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये होता है 6.67 10 टू द पावर -11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 एंड मास ऑफ प्रोटॉन 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27। तो ये देखिए ये सारी वैल्यू जो फिक्स है, कांस्टेंट है, आप बुक से भी रेफर करके ये वैल्यू आप पुट करके आप इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए ये बड़ा नंबर है, तो इसको थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो देखिए फाइनल जो आंसर आता है 2.3 इंटू 10 टू द पावर 39 आएगा। ठीक है, फाइनल जो आंसर आ रहा है ये 2.3 इंटू 10 टू द पावर 39 आ रहा है। अब ये जो वैल्यू आ गई, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए ये जो दो टर्म का ये रेशियो है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Fe बाय Fg, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो दो टर्म का जो ये रेशियो आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है, इट इज एक्चुअली रेशियो ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज इक्वल टू 2.3 इंटू 10 टू द पावर 39। तो इसका मतलब क्या है कि दो यहाँ पे सेम चीज है, दो है, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, यदि उनके बीच का डिस्टेंस हम सेम रखें, ना चेंज करें, और इनकी चार्ज की वैल्यू आपको पता है, इनका मास पता है, तो इनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना ज्यादा होगा, 2.3 इंटू 10 टू द पावर 39 टाइम्स। तो देखिए कितना ज्यादा है, इसका मतलब है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच हायर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, और यही इसका रेशियो का सिग्निफिकेंस है। आप देखिए हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। तो देखिए ये तो चार्ज की प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। हर एक बॉडी में जितना भी चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज का ये मतलब है कि इलेक्ट्रिक चार्ज की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। जैसे अगर एक बॉडी में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो उसके ऊपर चार्ज होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो या तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा या दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा तो 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होगा। तो 1.6 और 3.2 के बीच में कोई वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि आधा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, इसलिए चार्ज क्वांटाइज होता है। ये तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा बोला है व्हाई कैन वन इग्नोर द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद द मैक्रोस्कोपिक और लार्ज चार्जेस। तो देखिए जब हम मैक्रोस्कोपिक चार्जेस या बड़े चार्जेस की बात करते हैं तब वहाँ क्वांटाइजेशन कोई मतलब ही नहीं रह जाता। जैसे हमने 1 कूलम चार्ज, 2 कूलम चार्ज या 10 कूलम चार्ज की जब आप बात करेंगे तो यार 1 कूलम चार्ज में ही करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब उसमें एक आध आगे पीछे हो गया तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब हम बड़े चार्जेस की बात करेंगे जिसमें 1 कूलम, 2 कूलम, 10 कूलम, 100 कूलम की चार्ज की बात होगी तो वहाँ पे करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे और एक दो इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा होने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए वहां क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन यानी 1.5 क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद द सिल्क क्लॉथ charge appears on both. A similar phenomena is observed with many other pair of bodies. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge.
तो देखिए यहाँ पे ये बोल रहे हैं जैसे हम ग्लास रॉड को रब करते हैं कपड़े के साथ, सिल्क के साथ या कॉटन के साथ, तो क्या होता है उसमें चार्जेस अपीयर होते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि ऐसा फिनोमेना और भी कई ऑब्जेक्ट के साथ होता है कि जब अब रब करते हैं दो ऑब्जेक्ट को तो उसमें चार्ज आ जाते हैं, और ये जो फिनोमेना है कैसे कंसिस्टेंट है विद द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो देखिए जब भी आप रब करते हैं ग्लास रॉड को विथ एनी क्लॉथ तो क्या होगा, उसमें चार्जेस आ जाते हैं और दोनों में अपोजिट चार्ज आते हैं। देखिए चार्ज हमेशा पेयर्स में होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन से मिलकर एटम बनता है। तो जब आप रब करते हैं तो एक में एक्स इलेक्ट्रॉन आ जाता है और एक में जहां से डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वहां पे प्रोटॉन आ जाता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ एक ऑब्जेक्ट से दूसरे में उतना ही प्रीवियस ऑब्जेक्ट पे प्रोटॉन भी क्रिएट होता है, यानी प्लस और माइनस चार्ज सिस्टम का हमेशा सेम रहेगा। तो भले ही हमने चार्ज क्रिएट कर दिया है रब करने के बाद, लेकिन टोटल सिस्टम का आप चार्ज देखेंगे वो जीरो ही है, क्योंकि प्लस और माइनस को जोड़ेंगे तो वो जीरो ही रहेगा। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के साथ भी कंसिस्टेंट है। तो ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। अब देखते हैं हम एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या लिखा है, 4 पॉइंट चार्जेस QA, QB, QC, QD, इनकी वैल्यू दी है 2 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम, लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ABCD ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे दिया क्या है, मैंने एक फिगर भी यहाँ बनाया हुआ है। एक स्क्वायर है जिसका कॉर्नर है ABCD और स्क्वायर का साइड जो दिया है 10 सेंटीमीटर है, और इसके कॉर्नर्स पे चार्ज रखा हुआ है। यहाँ पे रखा है 2 माइक्रोकूलम, यहाँ -5 माइक्रोकूलम, फिर यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम और यहाँ पे 5 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। इसमें आगे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। अब ये देखिए दो डायगोनल को आप जब जोड़ देंगे तो स्क्वायर का वो सेंटर पे इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ 1 माइक्रोकूलम। तो इन सभी चार्जेस की वजह से इस 1 माइक्रोकूलम को कितना फोर्स लग रहा होगा ये हमको पता करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले A चार्ज की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, B चार्ज की वजह से कितना लग रहा है, C और D सबकी वजह से कितना फोर्स लग रहा है, फिर सबका वेक्टर एडिशन होगा, तो वो हम करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए A पे यहाँ चार्ज रखा है और इसकी वजह से यहाँ फोर्स लगेगा। देखिए A पे जो चार्ज है वो प्लस पॉजिटिव चार्ज है 2 माइक्रोकूलम और यहाँ भी ये पॉजिटिव चार्ज है 1 माइक्रोकूलम। तो जो इस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा इस A की वजह से, A चार्ज की वजह से ये होगा डाउनवर्ड, ठीक है। सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ FA, इसे हम F कह देते हैं, FA जो इस तरफ लगेगा अलोंग द डायगोनल डाउनवर्ड लगेगा। अब यहाँ पे आप देखिए C पे जो चार्ज रखा है ये भी +2 माइक्रोकूलम है और इसका डिस्टेंस सेंटर से उतना ही होगा जितना इसका डिस्टेंस है सेंटर से। तो इसकी वजह से भी यहाँ पे जो फोर्स लगेगा ये रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ये +2 है और ये +1 माइक्रोकूलम है। तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा ये ऊपर लगेगा, तो ऊपर की डायरेक्शन में यहां लगेगा FB। अब देखिए जो FA है और FB दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, क्योंकि दोनों का चार्ज Q1 Q2 तो सेम है और दोनों के बीच का यहाँ के बीच का डिस्टेंस और यहाँ के बीच का डिस्टेंस भी सेम है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो F1 विल बी कैंसल्ड बाय FB, FB और FA इक्वल एंड अपोजिट है, ये दोनों चार्ज कैंसिल हो जाएंगे। और यही केस इसके केस इधर भी होगा -5 माइक्रोकूलम के वजह से। अब ये क्योंकि माइनस चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाला B वाला चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में और इधर लगेगा FB। और वैसे ही ये -5 माइक्रोकूलम है D वाला और ये प्लस है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ इस डायरेक्शन में और ये लगेगा FD। अब देखिए जो FB है और FD दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि सेंटर से इसका डिस्टेंस और सेंटर से इसका डिस्टेंस D और B का दोनों ही सेम है। और जो चार्जेस है यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है और बीच में 1 है, तो इसका मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है। तो इस वजह से FB और FD एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जिस तरह FA और FB एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो अगर ये चारों फोर्स एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं तो नेट फोर्स कितना हुआ, नेट फोर्स यहाँ पे लगेगा 0। तो नेट फोर्स जो भी है ऑन चार्ज 1 विल बी इक्वल टू 0 और यही इसका आंसर। चलिए अब देखते हैं 7th क्वेश्चन एक्सरसाइज का। इसमें क्या है, an electrostatic field line is continuous curve,
दैट इज द फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स एंड वाई। तो यहाँ ये बोल रहा है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस होती है वो कंटिन्यूअस होती है, उसमें ब्रेक नहीं होता और क्यों नहीं होता ये बताना है। तो सिंपल सी बात है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी भी रीजन पे कंटिन्यूअस होती है और जो चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो कंटिन्यूअस फोर्स उस पे लगता है। सडनली कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज की वजह से जीरो नहीं हो सकती। चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, आप चार्ज से दूर जाएंगे धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होते 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 जब बहुत दूर जाएंगे तो जीरो होता है। सडनली बीच में ऐसा कहीं पॉइंट नहीं आ जाता कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसलिए ये वो हमेशा कंटिन्यूअस लाइन होती है। ठीक है, तो इसमें तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है इसका। अब इसका सेकंड पार्ट में क्या बोला है, एक्सप्लेन व्हाई द टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। यानी किसी भी पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करती। वो इसलिए नहीं करती क्योंकि अगर एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्रॉस करेंगी तो हमेशा दो वहां पे उस पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो जाएगा और कभी भी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन नहीं हो सकता। मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से ऐसे जा रही है और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर ऐसा हो जाए, तो यहाँ पे अगर हम टेंजेंट बनाएंगे इस कर्व के अकॉर्डिंग तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, बट इस कर्व के हिसाब से आप टेंजेंट बनाएंगे तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इस पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड के, विच इज नॉट पॉसिबल, इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें क्या दिया है, 2 पॉइंट चार्जेस QA 3 माइक्रोकूलम एंड QB -3 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट। तो देखिए यहाँ पे दो चार्जेस हैं, एक है 3 माइक्रोकूलम, ठीक है, और दूसरा है -3 माइक्रोकूलम, ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। दे आर 20 सेंटीमीटर अपार्ट। अब इसमें देखिए क्या दिया है, दो पार्ट में आपको सॉल्व करना है, दो क्वेश्चन इसमें। फर्स्ट पार्ट में ए में बोला है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए बी, यानी ये और ये जो चार्ज है इनके बीचों बीच यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये आपको पता करना है। अब कैसे किया जाए, तो सबसे पहले हम इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये पता करेंगे। अब क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर होगा और यहाँ से यहाँ का भी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर होगा। तो इस चार्ज की वजह से सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा यहाँ पता करते हैं। तो इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ होगा E1 और इसका भी केवल हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ठीक है, 1/4πε0 फिर Q/r², ये फॉर्मूला है और इसको हम लिखेंगे 9 × 10⁻⁹, फिर Q की वैल्यू है 3 और माइक्रो हो गया 10⁻⁻�6 डिवाइडेड बाय r²। देखिए ये जो है 10 सेंटीमीटर है, आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.1। 0.1 को हम ऐसे लिख दें 10⁻⁻1 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये r की वैल्यू हो गई और इसका स्क्वायर करेंगे हम। अब ये E1 की वैल्यू, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें। अब इसको हम कर सकते हैं 9 × 3 27 × 10⁻। देखिए डिनोमिनेटर में 10⁻, ये -2 हो जाएगा और इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 10⁻⁻4 हो गया। तो 9 × 10⁻⁻4 विल बी इक्वल टू सिंपली 5। तो 27 × 10⁻5 रहेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज, ठीक है। तो दिस इज न्यूटन पर कूलम। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकली इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आउटवर्ड होगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इस तरफ है, दिस इज E1। क्लियर है, तो E1 तो हमारा आ गया। अब हम E2 निकालें। E2 किसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से। अब देखिए ये जो है नेगेटिव चार्ज है और इस चार्ज की वजह से यहाँ पे E2 का डायरेक्शन क्या होगा, ये इनवर्ड होगा टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो E2 का डायरेक्शन भी यही होगा, तो दिस इज ऑल्सो E2। अब देखिए ये डायरेक्शन हो गया E2 का यही। अब E2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, देखिए E2 का जो चार्ज है Q दैट इज 3 माइक्रोकूलम, केवल मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे, और इसका R भी है 10 सेंटीमीटर, तो यही वाला केस हो गया, यही वाला। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा E2 का उतना ही होगा जितना E1 का होगा। तो इसकी भी जो फाइनल वैल्यू आएगी 27 × 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। और जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है अब कितनी हो जाएगी, सम ऑफ दीज टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2, और आप इनको जोड़ देंगे तो 27 जुड़ जाएगा, तो ये हो गया 54 × 10⁻5 न्यूटन पर कूलम।
और 5.4 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम, दिस इज वैल्यू ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इसकी वैल्यू। अब हमें निकालना है सेकंड पार्ट में, देखिए इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 10⁻⁹ कूलम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। तो ये बोल रहे हैं अगर ये सेंटर पे हम एक टेस्ट चार्ज रख दें जिसकी वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम, अगर ये टेस्ट चार्ज आप रख देंगे तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, उसको कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा, ये हमें पता करना है। तो देखिए ये बहुत ही आसान है, ये हमारा जब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो इसकी बात तो बहुत ही आसान है। देखिए टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स जो है विल बी इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको इस चार्ज से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस चार्ज के ऊपर फोर्स निकल आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो टोटल है आप निकाल चुके हैं, चार्ज ये दिया हुआ है, तो सिंपली आपको प्रोडक्ट करना है 1.5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू ये है 5.4 इंटू 10⁻⁶, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली आंसर आ जाएगा 8.1 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन। तो इतना फोर्स लगेगा इस चार्ज के ऊपर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या दिया है, अ सिस्टम हैज टू चार्जेस QA 2.5 इंटू 10⁻⁻6 एंड QB -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम दिया है, लोकेटेड एट पॉइंट A एंड B। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 0 -15, बी का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है 0 0 +15। ए का है -15 z एक्सिस में, बी का +15 रिस्पेक्टिवली। तो व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे दो चार्जेस का एक सिस्टम है, तो इसको हम समझने के लिए क्या करते हैं, ये देखो मैं y एक्सिस बना रहा हूँ, फिर ये x एक्सिस बना रहा हूँ, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और यहाँ पे ये z एक्सिस है। ठीक है, इसको इस तरीके से, ये वाला एक्सिस है, ये z एक्सिस है, और ये स्ट्रेट लाइन इधर जाएगा। तो ये देखो ये आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हम दिखा रहे हैं, और इसमें क्या बोला है कि ये एक कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट है 0, 0 -15, यानी x y कोऑर्डिनेट 0 है, z कोऑर्डिनेट है -15, और एक कोऑर्डिनेट यहाँ है, दिस इज 0, 0, 15। यहाँ x और y कोऑर्डिनेट 0 है, z कोऑर्डिनेट है +15। तो यहाँ पे एक चार्ज है और यहाँ पे एक चार्ज है, और क्या दिया हुआ है, और यहाँ पे जो चार्ज है ये A पॉइंट है इसका, और ये B पॉइंट है, और इसमें दिया है यहाँ पे चार्ज रखा हुआ A पॉइंट पे 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम यहाँ रखा हुआ है, और यहाँ पे रखा हुआ -2.5 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे QA चार्ज रखा है, यहाँ पे B पॉइंट पे ये एक चार्ज रखा हुआ है। तो यहाँ दो चीज़ निकालनी है। तो सबसे पहले सिस्टम, ये जो सिस्टम दो चार्ज का है, सिस्टम का टोटल चार्ज क्या है। तो टोटल चार्ज सिंपली हम निकालते हैं, Q विल बी इक्वल टू QA + QB। तो टोटल चार्ज तो आप ऐसे ही निकालेंगे, सभी चार्ज को आप जोड़ दो। अब ये +2.5 10⁻⁻7 है, ये -2.5 10⁻⁻7, दोनों को जोड़ेंगे तो कट जाएगा दोनों, तो फाइनल जो है वैल्यू इसकी 0 आएगी। तो टोटल चार्ज तो सिस्टम का है 0। तो ये एक पार्ट था। दूसरे पार्ट में इसमें क्या बोला है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम निकालना है। देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम हम कैसे निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज इक्वल टू 2A इंटू Q। ठीक है, तो ये 2A है, इट इज दिस डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस ऑफ डायपोल, और Q है मैग्नीट्यूड ऑफ द ईदर ऑफ द चार्ज। तो देखिए, तो मैग्नीट्यूड तो दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻⁻7, ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है। अब डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, देखिए ये यहाँ से यहाँ 15 है और यहाँ से यहाँ भी 15 है, तो A से B का टोटल कितना हो गया 30। अब यूनिट क्या है इसमें, ये दिया हुआ सेंटीमीटर में दिया हुआ ना, ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है। तो A से B का डिस्टेंस हो गया 30 सेंटीमीटर, और उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, तो ये 0.3 हो जाएगा मीटर में, और इंटू आप इसमें करेंगे
2.5 इंटू 10⁻⁻⁷, तो डायपोल मोमेंट आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो सिंपली 0.75 इंटू 10⁻⁻⁷, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम मीटर। तो ये निकला डायपोल मोमेंट। अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या दिया है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल विथ डायपोल मोमेंट 10⁻⁻9 कूलम मीटर। यहाँ पे एक इलेक्ट्रो डायपोल के बारे में बात कर रहे हैं और उसका डायपोल मोमेंट दिया है। डायपोल मोमेंट को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू दी है 4 इंटू 10⁻⁻9 कूलम मीटर। ठीक है, इज अलाइन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो डायपोल रखा हुआ है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री के एंगल बनाता हुआ रखा है। तो यहाँ पे जो एंगल है वो दिया हुआ है एंड इट इज 30 डिग्री। ठीक है, तो ये दिया हुआ 30 डिग्री। अब इसके बाद द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 5 इंटू 10⁴। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है, यानी E की वैल्यू दी है और दिस इज 5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ये दिया हुआ है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। तो यहाँ तो बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, टॉर्क का फॉर्मूला यूज करना है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखिए अभी केवल मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा PE sin थीटा। यहाँ पे P की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 4 इंटू 10⁻⁻9, E इज दिस 5 इंटू 10⁴ एंड साइन थीटा इज sin 30। ठीक है, sin 30 की वैल्यू हाफ होती है, तो ये तो हो गया 20 इंटू 10⁻⁻5 और sin 30 की वैल्यू हाफ, तो ये इससे कट जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो फाइनली जो वैल्यू आ रही 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर। तो टॉर्क की जो वैल्यू है वो आएगी 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर।